अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, बिज़नेस अकाउंटिंग, जिसका कोड नंबर है 1340 1340। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इंटरमीडिएट अकाउंटिंग है। ये सेमेस्टर 3 में पढ़ाई जा रही है। तो जहाँ से मैंने अपने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ। यूनिट 1 मेरा चल रहा है लेक्चर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक चैप्टर चल रहा है मेरा। यूनिट 1 के अंदर किताब की तमाम थ्योरी में कराता आ रहा हूँ। जहाँ से मैंने रोकी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। चलें, अब यहाँ से हमारे पास थी 1.2.1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी हमने जो पीछे पढ़ा था कि इसमें जो 3 टाइप की बुक्स बनती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट 3 टाइप के बनते हैं नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। एक तो जिसका पहला आया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड में बैलेंस शीट होती है। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर इन्होंने बताया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स जो आप बनाएंगे तो आपकी उसकी 2 साइड, एक टी अकाउंट की शक्ल में, टी शक्ल में अकाउंट बना लेंगे। उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी उसको हम कहेंगे डेबिट साइड, और जो राइट साइड होगी वो होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम तमाम रेवेन्यू अकाउंट लिखेंगे, यानी जहाँ से नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आया है उनके नाम लिखेंगे, और उसके आपको अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिखते चले जाएंगे, यहाँ से पैसा आया है। और जो राइट साइड को यानी जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड के अंदर हम जिन जिन मदों पर, जिन जिन चीज़ों के परचेज़ करने पर या ख़र्च करने पर हमने पेमेंटें करी हैं वहाँ पेमेंट शो करेंगे हम। कौन उसकी जो कॉलम साइड होगा उसमें अमाउंट लिखेंगे और बाकी डिटेल लिखेंगे कि किस किस मद में पैसे दिए हैं। जैसे रेंट के एक्सपेंस के पैसे दिए हैं, सैलरी एक्सपेंसेस के पैसे दिए हैं, वेजेस एक्सपेंसेस के पैसे दिए हैं, ओल्ड फर्नीचर को सेल करने से जो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन के पैसे, मुख्तलिफ़ तरीके के जो जहाँ हमने खर्चे होंगे उन खर्चों को हमने पे किए हैं। और रेवेन्यू साइड पे जो हम लिखेंगे, डेबिट साइड जो होती है, जो लेफ़्ट साइड होती है, उस पर हम जहाँ से पैसा आ रहा हो, जैसे सब्सक्रिप्शन से पैसा आया है, जैसे पैसा आपके पास आया है जो है इंट्रांस फीस से आया है, जैसे पैसा आपके आया है डोनेशन से पैसा आया है, लेगेसी से पैसा आया है आपका, यानी विल से, कोई वसीयत से पैसा आया है आपका, और या कोई आपने कुछ शो अरेंज कराया, उस अरेंज को शो करने से जो पैसा आपके पास आया है, या कुछ अपने फर्नीचर सेल कर दिया, सेल करने से पैसा आया। जिस जिस मद से पैसा आया वो शो करेंगे अकाउंट के अंदर। जो आपका अकाउंट होगा इसे इस टाइप का टी अकाउंट बन जाएगा। ये ऐसे टी, इसकी 2 साइड हो जाएंगी। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये इधर भी अमाउंट का कॉलम हो गया। ये आपकी क्रेडिट साइड कहलाएगी, ये आपकी जो है डेबिट साइड कहलाएगी। ये रेवेन्यू साइड है, तमाम रेवेन्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ तमाम पेमेंट यहाँ लिखेंगे, और यहाँ नाम लिखते चले जाएंगे जिस जिस, जैसे इंट्रांस फीस है, सब्सक्रिप्शन से पैसा आ रहा है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते जाएंगे, जो है डोनेशन से पैसा आ रहा है यहाँ से, लेगेसी से पैसा आ रहा है यहाँ से, सब लिखते चले जाएंगे। और जहाँ जहाँ आप खर्च करते जा रहे हैं पैसा, आपने जो है सैलरीज पेमेंट करी है वो यहाँ लिख देंगे, आपने रेंट ऑफिस का किराया पे किया है वो यहाँ लिख देंगे। इस तरह करेंगे। आखिर में रेवेन्यू आपकी ज़्यादातर यही होगा, रेवेन्यू साइड वाली ज़्यादा आएगी, और उसके बैलेंस दोनों साइड, उसके टोटल दोनों साइड पे लिख देंगे, और जितना अमाउंट कम होगा एक्सपेंसिव साइज पे उतना वहाँ लिख देंगे, उसको कहेंगे बैलेंस। ठीक है, ये इसका होता है क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने आपको बताया, ये जब सवाल आएगा तो हम बनाएंगे। यहाँ पे रेवेन्यू सारी आ जाएंगी, जिस मद से पैसा आ रहा है वो इस साइड लिख देंगे, उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और जिस मद पे आप खर्चा करते जा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, और जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे। बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे तो वहाँ बैलेंस कितना जो फ़र्क आएगा उस साइड पे, क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख देंगे, इतना बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बता दिया है कि ये बहुत मीठा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, डीम बहुत ज़्यादा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक समरी होती है, खुलासा होता है कैश बुक का, नकद बही का, इन विच जिसमें ऑल कैश रिसीट, जिसमें जितना भी कैश वसूल हुआ होता है, एंड पेमेंट, और जितनी भी कैश की पेमेंट की गई होती है वो रिकॉर्ड की जाती है इस केस के अंदर। ऑल द कैश रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड
इज़ रिकॉर्डेड अंडर दी एप्रोप्रिएट हेड। तमाम रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड कर दी जाती हैं उसके मुतालिका हेड ऑफ अकाउंट के नाम से, जैसे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, अगर रिसीट साइड पे लिख रहे हैं, अगर पेमेंट साइड पे लिख रहे हैं, सैलरीज है, वेजेस है, इस तरह रेंट है, रेंट एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग ऑन दी। अच्छा, एप्रोप्रिएट हेड अकाउंट। अच्छा, रिसीट जितनी भी वसूलियाबी हैं आर रिकॉर्डेड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तमाम रिसीट इस साइड पे लिखी जाएंगी, जिसको डेबिट साइड भी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट भी लिखा है, डेबिट साइड भी बोलते हैं, साइड। एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये इस साइड की राइट हैंड साइड पे, इसको क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, साइड जिसको क्रेडिट साइड भी बोलते हैं ऑफ अकाउंट्स। अंडर द रिसीट आर, अच्छा, एंड द रिसीट आर ग्रुप अंडर द मेन हेडिंग, और रिसीट को मेन हेडिंग के तहत ग्रुप किया जाएगा। दैट इज इंट्रांस फीस, जैसे कि इंट्रांस फीस उसका नाम लिख दिया जाएगा, इंट्रांस फीस अमाउंट लिख दिया जाएगा, इस साइड पे इंट्रांस फीस लिखा और अमाउंट लिख दिया, इस साइड पे एनुअल सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन लिखा या अमाउंट लिख दिया, ठीक है। डोनेशन या डोनेशन लिखा या अमाउंट लिख दिया। लाइफ मेंबरशिप फ़ी या लाइफ मेंबरशिप फ़ी लिखा या अमाउंट लिख दिया। कहीं से इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट लिखा या अमाउंट लिख दिया। सेल्स ऑफ असेट्स, आपने कोई असेट सेल कर दिया, उसका नाम लिखा या अमाउंट लिख दिया। एंड सन्ड्री रिसीट्स, यानी मुख्तलिफ और ज़राए से जिनके नाम नहीं लिख रहे हम सन्ड्री लिख देते हैं, दीगर ज़राए, ठीक है ना, उन खाली सन्ड्री लिख देते हैं, उनसे पैसा आया यहाँ पे लिख दिया। वेयर जबकि इफ़ दी पेमेंट्स आर ग्रुप एज सैलरीज एंड वेजेस, जब पेमेंट की जाएगी ग्रुप के अंदर, सैलरीज एंड वेजेस यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ग्रुप बन गया, वो यहाँ पे आ जाएगा खर्चे। इसी तरह रेंट रेट्स एंड टैक्सीज का एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे खर्चे आ जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बन गया, यहाँ खर्चे आ जाएंगे। इस तरह चलता रहेगा। आखिर में जिसका बड़ा बैलेंस होगा, बड़ा बैलेंस का अमाउंट दोनों साइड पे ले जाएगा, टोटल दोनों साइड पे ले जाएगा। बड़े बैलेंस में छोटा बैलेंस माइनस करके बैलेंस निकाल लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने ये शेड्यूल दिया है, कैश अकाउंट वर्सेस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बोलना है फ़र्क बताएं, कैश अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। आपको पता है कैश अकाउंट्स हमेशा कमर्शियल अकाउंटिंग के अंदर बनाया जाता है, जो डेट वाइज जिसकी एंट्री रिकॉर्डिंग की जाती है, डेट वाइज की जाती है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होती है, लिखा हुआ क्रोनोलॉजिकल, उसकी नरेशन भी होती है, यानी हर एंट्री के नीचे थोड़ी सी वजाहत कर दी जाती है। कैश बैलेंस का कैश बैलेंस मालूम कर लिया है, कैश ब्रॉड फॉर कैश बैलेंस BF और CF मालूम कर लिया जाता है। और टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, जिस वक्त ट्रांजेक्शन होती है, डेली टू डेली रिकॉर्ड किया जाता है कैश बैलेंस। लेकिन जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो है आप क्या करते हैं, ये लिखा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास नहीं करते एंट्री, यानी आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ग्रुप की शक्ल में रिकॉर्ड की जाती है एंड डजेंट फॉलो दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसलिए नरेशन इसके अंदर कमर्शियल अकाउंटिंग में वजाहत की जाती है, नरेशन लिखी जाती है हर एंट्री के नीचे, यहाँ कोई नरेशन नहीं लिखी जाती। इसका डेली कैश बैलेंस निकाला जाता है, इसका जो है साल जब ख़त्म हो जाता है जब बैलेंस निकाला जाता है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, इसका ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर ऑन डेली बेसिस। जैसी ट्रांजेक्शन कोई अकर होती है रोज़ाना की बुनियाद पे, फ़ौरन तारीख वार रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन इसकी ट्रांजेक्शन जो है एंड में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि मैंने आपको तमाम बातें बता दी हैं आपकी किताब के मुताबिक। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आ रही है हमारे सामने, एग्जाम्पल 01 पढ़ते हैं। आप भी अपनी किताब खोल लें। A hobby club was formed on January 1st, 2020. A hobby club was formed on January 1st, 2020. एक हॉबी क्लब जिसका नाम है हॉबी क्लब, वो बना है, कायम हुआ है जनवरी 1, 2020 को कायम हुआ है। फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। उस क्लब के पास जितनी भी वसूलियाबी आई हैं और जितनी भी अदायगी की गई हैं उनकी डिटेल 31 दिसंबर 2020 को डिटेल दी जा रही है नीचे। रिसीट यानी वसूलियाबी कितनी है, डोनेशन से पैसे आए हैं 1,75,000 रुपये। मेंबरशिप फ़ीस आई है, सालाना मेंबरशिप फ़ीस होती है मेंबरों से, उसकी 80,000 रुपये से आए हैं। सब्सक्रिप्शन आया है, ये चंदे की शक्ल होती है,
1,20,000 आई है। लॉकर्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे, लॉकर्स का किराया मिला है इनको 50,000 रुपये। ये इनके पास रेवेन्यू आई है जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे इन नामों से। नाम लिखते हैं डोनेशन 1,75,000 रुपये, मेम्बरशिप फीस रुपये 80,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 1,20,000 रुपये, लॉकर्स रेंट 50,000 रुपये। फिर इसी तरीके से फिर उसकी राइट साइड में चले जाएंगे, ये तो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा सारा। अकाउंट की राइट साइड में जाएंगे जहाँ पे पेमेंट लिखी जाती है, जो मैंने अभी बताई थी ऊपर। पेमेंट दी गई है, ऑफिस रेंट ₹15,000 रुपये की पेमेंट दी गई है। फर्नीचर परचेज किया है, 1,50,000 रुपये का खर्चा हुआ है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाक खाने का खर्चा 8,500 का हुआ है। ऑफिस एक्सपेंसिस 5,432 रुपये के हुए हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस चाय पान बीड़ी सिगरेट वगैरह के सिलसिले में, समोसे वगैरह के सिलसिले में कितने खर्चे हुए हैं? 2,200 रुपये। ये खर्चे आ गए, ये आ गए। इससे आपसे कहा जा रहा है प्रिपेयर दी रिसीट एंड पेमेंट। आपसे कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट, इस तरह सवाल इम्तिहान में आएगा, प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020। जो शुरू में तारीख दी थी, जिसका डेटा इस तारीख का है, उस तारीख के अंदर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं। ठीक है, यानी रिसीट साइड पे ये ऊपर वाले जो रिसीट सारे आइटम डाल दिएगा के नामों से, अमाउंट लिख दिएगा। पेमेंट साइड पे उस साइड का आइटम डाल दिएगा, अमाउंट लिख दिएगा। और जो टोटल रिसीट साइड का टोटल बड़ा आएगा वो दोनों साइड पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना। और एक्सपेंसिस साइड का टोटल कम छोटा आएगा तो उसको वहाँ पर आप बैलेंस लिख दीजिएगा जितने का कम फर्क पड़ रहा है। अभी हम देखते हैं, ये आपकी किताब में सॉल्यूशन दिया गया है इसका। सबसे पहले जब भी आप बनाने जाएंगे, सफ़े के बिल्कुल सेंटर के अंदर आप नाम लिखेंगे हॉबी क्लब। जिस कंपनी का डेटा है उस कंपनी का नाम लिखेंगे हॉबी क्लब। फिर आपसे रिक्वायरमेंट में जो क्या गया है, क्या बनाएं आप बनाएं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो लिखेंगे। फिर आपका टाइम पीरियड किस पीरियड का बनाना है आपने, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020। ये 3 चीज़ें आप लाजमी भरेंगे, अगर नहीं भरेंगे तो नंबर कट जाएंगे इम्तिहान में। फिर इस तरह एक लकीर बनाएंगे, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लकीर बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर से लकीर खींचेंगे, टी की शक्ल हो जाएगी। स्केल रख के सेंटर से लकीर खींचेंगे नीचे बिल्कुल, तो एक टी की शक्ल हो जाएगी। उसमें एक कॉलम डाल लेंगे, अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ भी एक कॉलम डाल लेंगे अमाउंट का। ये वाली साइड जो हो गई आपकी, ये लेफ़्ट साइड हो गई, इसको डेबिट साइड कहते हैं। और ये राइट साइड हो गई, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये पेमेंट साइड है, यहाँ सारी की सारी पेमेंट लिखी जाएंगी जो सवाल में दी गई हैं। और जहाँ जहाँ से पैसा है, ये रेवेन्यू साइड है, रिसीट साइड है, वहाँ यहाँ तमाम वसूलियाबी लिखी जाएगी उसके नामों से जहाँ से आया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी। और फिर आखिर में जब कर लेंगे तो आखिर में टोटल करेंगे। टोटल में हमेशा ये जो है रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये साइड ज़्यादा बड़ी आएगी, तो इसका टोटल दोनों साइड पे लिख देंगे 4,25,000 है, यहाँ भी 4,25,000। ये पेमेंट वाली साइड कम आएगी, जहाँ तक है वहाँ तक का टोटल कर लेंगे। और जितना फ़र्क आ रहा है वो माइनस कर लेंगे फ़र्क को, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे बैलेंस के नाम से। तो ये अकाउंट तैयार हो जाएगा आपका। ये इस वक्त यही बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, सवाल के अंदर डोनेशन दिया गया था 1,75,000 का, हमने डोनेशन यहाँ लिखा रिसीट साइड पे 1,75,000 रुपये। सवाल में दिया गया मेंबरशिप फ़ीस दी गई है 80,000 की, रिसीट साइड में हमने यहाँ पे रिसीट साइड पे लिखा मेंबरशिप फ़ीस 80,000 रुपये की। सवाल में क्या है, सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया 1,20,000 रुपये का, आपने एक सब्सक्रिप्शन लिख दिया, यहाँ अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे डिटेल लिख दी सब्सक्रिप्शन। फिर सवाल है लॉकर्स का किराया, लॉकर्स आपने प्रोवाइड किए थे, उसका रेंट आया है 50,000 रुपये, वो यहाँ लिख दिया। इस तरह 1,75,000 रुपये को, 80,000 को, 1,20,000 को, 50,000 को कैलकुलेटर में इन सबको ऐड करा तो 4,25,000 रुपये आ गया इनका टोटल। याद रखिएगा, हमेशा इतना फासला रखिएगा ट्रांजेक्शन में, टोटल दोनों के आमने सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं इधर एक का टोटल इधर आ गया, एक का इधर आ गया, नहीं, अकाउंटिंग में टोटल बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, हमेशा 1-2 लाइनें छोड़ दिया करें, क्योंकि आखिर में बैलेंस किया जाता है। जब भी ये करें टोटल के कॉलम बनाएं तो ऊपर से 1-2 लाइनें छोड़ दिया करें, वहाँ जो है बैलेंस लिखा जाता है। तो हमने यहाँ का टोटल किया 4,25,000 रुपये। देखें आपके सामने मैं करता हूँ, कितना है आप देखते हैं। पहले यहाँ कर लेता हूँ मैं, 1,75,000 रिसीट साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं, डेबिट साइड का। सवाल है 75 प्लस 80 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 इक्वल टू दबाया 4,25,000। देखें आपके पास हमने आ रहे हैं 4,25,000, हमने यहाँ लिख दिया 4,25,000 रुपये। ठीक है, अब हम चलते हैं
इधर पेमेंट साइड का टोटल लिखते हैं। ऑफिस रेंट 1,15,000 रुपये का है, 15,000 का ऑफिस रेंट जो पेमेंट साइड में, प्लस किया फर्नीचर परचेज 1,50,000 का है, 1,50,000। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाकखाने का खर्चा कितना 8,500 का है, 8,500। फिर प्लस ऑफिस एक्सपेंसिस 5,432 रुपये के हैं, 5,432 रुपये के, प्लस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस, चाय पान सिगरेट वगैरह के लोग मेहमान आते हैं ऑफिसों के अंदर, उनको खिलाया जाता है तो उसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं, 2,200। तो इनका करा हमारे पास ये 1,81,132 रुपये का खर्चा है। जबकि हमारे को वसूल कितने हुए थे पैसे, आमदनी कितनी हुई थी, वो 4,25,000। 4,25,000 को माइनस कर दो इसमें से, 4,25,000 ये हमारे पास आ गया 2,43,868 रुपये। नज़र आ रहा होगा ये 2,43,868 रुपये, कैलकुलेटर में नज़र आ रहा है 2,43,868 रुपये। तो इस तरह ये इसके आगे लिख दिया बैलेंस अकाउंट बन गया। ये डबल लकीर बनाई है कि इसको अकाउंट को क्लोजिंग लकीर गिराती है, क्लोज कर देते हैं, हर साल का क्लोज, इस साल का क्लोज हो गया, ये बैलेंस था बस। अब इस अकाउंट में कोई चीज़ नई एंटर नहीं हो सकती क्यों, डबल लकीर हो गई है, डबल लकीर क्लोजिंग लाइन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने अभी सीखा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना इसका सवाल था, सवाल की एंट्रियाँ पुट करी यहाँ पे और ये टोटल निकाली। अब है उसके बाद तीन ही अकाउंट होते हैं इस टॉपिक के अंदर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को सवाल आ सकता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब बता रहे हैं लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस तरह कमर्शियल अकाउंटिंग में जहाँ पे प्रॉफिट जहाँ पे मुनाफा कमाना बुनियादी मकसद होता है, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट बनता है वो इनकम स्टेटमेंट बनता है, और इनकम स्टेटमेंट में को क्या बोलते हैं, लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी तरीके से इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस, ये भी उसी तरीके से होता है, लेकिन इसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस। कमर्शियल अकाउंटिंग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और नॉन कमर्शियल अकाउंटिंग यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटमेंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस अकाउंट बनता है, विच शोज दी रिजल्ट। क्या रिजल्ट शो करता है, ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कारोबार चलाने की जो एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट जाहिर करता है ये अकाउंट। ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का ऑल दी एक्सपेंसिस इनकट, जितने भी खराजात हुए होते हैं, एंड ड्यू आर रिकॉर्डेड, या ड्यू हो चुके थे उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन द डेबिट साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी वहाँ पे जैसे यहाँ पे खराजात जो है हमने करें कहाँ पे, क्रेडिट साइड इधर करें, वहाँ डेबिट साइड पे करते हैं खराजात, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ खराजात करते हैं, यहाँ आमदनी करते हैं। आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑल द रेवेन्यू रिसीव एंड रिसीवेबल आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, यानी इसका उलट होता है, यहाँ की रही है रेवेन्यू, रेवेन्यू इधर आ जाती है, खर्चे इधर आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये भी याद रखें कि ऑल द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू प्रीवियस और फ्यूचर पीरियड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, यानी ऐसा जिसका प्रीवियस और फ्यूचर पीरियड वाले नहीं बनाए जाते इसके अंदर। ठीक है ना, सिर्फ प्रेजेंट वाला ही काम किया जाता है। ये ना, इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये याद रख लें कि ऑल दी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, जितने भी आपके पास आमदनी है और एक्सपेंसेस हैं वो करंट होने चाहिए, वो पास्ट की नहीं ली जाती, ना ही फ्यूचर के लिए ली जाएगी, सिर्फ करंट ईयर की जो होती हैं वही ली जाती हैं इसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसी तरह ही होता है कि करंट ईयर की आमदनी और करंट ईयर की एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो एक्सिस की शक्ल में आएगा या डेफिसिट की शक्ल में आएगा। ठीक है, जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में आता था। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, खुसूसियात क्या क्या है इसके अंदर। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दरअसल खुसूसियात हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। नंबर 1, इट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट
ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी जो है ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। नंबर थर्ड, ऑल द रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हम। नंबर फोर, ओनली द रेवेन्यू नेचर आइटम्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड। इस अकाउंट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर अकाउंट आइटम ही लिए जाएंगे, यानी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आइटम ही आएंगे, उसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगा। आइटम बिलोंगिंग टू कैपिटल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अकाउंट। कोई भी आइटम अगर कैपिटल यानी सरमाए से मुताल्लिक आता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लिया जाता इसकी अकाउंटिंग के अंदर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कह सकते हैं इसको। एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शोज दी सरप्लस बैलेंस। एक्सिस यानी इजाफी, अगर एक्सिस आमदनी ज़्यादा है बनिस्बत आपके खर्चों के तो उसको जाहिर करेंगे सरप्लस बैलेंस करके इस अकाउंट में। एक्सिस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम शोज द डेफिसिट बैलेंस। अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं आमदनी के मुकाबले में तो इस अकाउंट के हम उसको क्या शो करेंगे? डेफिसिट बैलेंस में शो करेंगे उसको। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में उसको लॉस में शो करते थे, या डेफिसिट बैलेंस। नंबर 8, द बैलेंस ऑफ अकाउंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। जो भी सरप्लस अकाउंट आएगा या डेफिसिट आएगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सरप्लस अकाउंट में। जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? पार्टनर्स को या कैपिटल को ट्रांसफर हो जाता था, पार्टनर को मिल जाता था या कैपिटल को ट्रांसफर। लेकिन यहाँ चूँकि कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए कैपिटल फंड बनता है, यहाँ पे एक फंड के अंदर चले जाएगा अकाउंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी अब। फिर 9th इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आमतौर पर इसको साल के अख्तिताम पर बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कब बनाया जाता है? साल के अख्तिताम पर। ठीक है। नंबर 10, ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रीवियस और सब्सिक्वेंट पीरियड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। जितने भी एक्सपेंसेस पिछले साल के या उसके बाद के सालों के आपके पास आते हैं उसको नहीं शो कराया जाता इस अकाउंट के अंदर, सिर्फ करंट बैलेंसेस लिए जाते हैं इस अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 12.2.2 प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको किस तरह तैयार किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस तरह तैयार किया जाता है? आप देख पाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर बनाया जाता है बाय यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो इससे पहले हमने अभी सीखा था, पहले ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने बनाना सीखा था, इससे हमें डेटा लेते हैं इसके अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेटा कहाँ से आता है? ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते, ये बता रहे हैं इसके अंदर। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही डेटा सारा लिया जाता है, उस डेटा से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। नंबर 2, एलिमिनेट माने खात्मा करना। द कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट। कोई भी आपके पास कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट आती है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं उसको नहीं रखते इस अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल से हमारा वास्ता नहीं है इसके अंदर। फिर नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं द आइटम, यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस नौयत के रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। कोई भी अगर हमारे पास सवाल में आइटम आता है प्रीवियस पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस से। सही है। नंबर 5, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम अपना बैड डेट्स में डूबने वाला खाता हम यहाँ रखते हैं, यानी हमने किसी से पैसे लेने हैं 5,000 रुपये, लेकिन इम्कान है कि 500 रुपये नहीं मिलेंगे, उसी को हम बैड जो जिसका इम्कान ना मिलने का हो उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये अकाउंट हम रखते हैं यहाँ पे। चार्ज करते हैं द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। अगर आपके पास कोई फिक्स असेट्स हैं तो वो लाजमी घिसेंगे, उन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है इस अकाउंट के अंदर। दैट शुड बी रिकॉर्डेड किया जाता है ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ द अकाउंट।
इन दोनों को हम एक्सपेंस साइड में शो करेंगे डेबिट साइड के अंदर। न 1.2.3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कौन कौन सी नई इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है वो देखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करने की तरफ जाने से पहले एंड बैलेंस शीट बनाने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू नो जाने हम सम बेसिक टर्म्स, कुछ बुनियादी इस्तेलाह के बारे में जाने जिसका ताल्लुक रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका ताल्लुक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से हो। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ अहम इस्तेलाह एंड देयर ट्रीटमेंट और उनकी ट्रीटमेंट आर डिस्क्राइब एज फॉलोज, यानी वो अकाउंटिंग में किस तरह ट्रीट की जाती हैं वो नीचे बताई जा रही है। सबसे पहले दिया है 1.2.3.1 सब्सक्रिप्शन, ये एक रेवेन्यू होती है। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर, ये वो अमाउंट होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों ने आपको दिया होता है ऑन रेगुलर बेसिस पे, जो आपको मिलता है। सब्सक्रिप्शन मीन वो अमाउंट जो आपके मेंबरों से मिलता है सालाना। दैट इज़ मंथली भी मिल सकता है या ईयरली, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन है ईयरली, जैसे आपने आपकी जो है एग्रीमेंट है एट्सेट्रा। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन अमाउंट को हम क्या ट्रीट करते हैं यहाँ पे, रेवेन्यू यानी आमदनी समझा जाता है। एंड इज क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट करते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे इसको लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ओनली द अमाउंट ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज कंसीडर, सिर्फ करंट ईयर की जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती हैं वही ली जाती हैं और प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन नहीं ली जाती और या फ्यूचर ईयर की नहीं ली जाती एज रेवेन्यू के तौर पर। एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और बाकी जितना भी अमाउंट होता है विच रिलेट टू लास्ट ईयर से या प्रीसीडिंग ईयर आने वाले ईयर से आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उनको हटा दिया जाता है। अगली टर्म है लेगेसीज, यानी वसीयत। कोई शख्स मरता है, पैसे वाला आदमी होता है, वसीयत कर जाता है, उसकी वसीयत से पैसा आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी रिसीट होती है, इसको बोलते हैं लेगेसीज, ठीक है ना। दिस अमाउंट और प्रॉपर्टी इज रिसीव बाय एन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये वो अमाउंट होता है, अमाउंट हो या प्रॉपर्टी हो जो वसूल होती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को एज पर द विल माने वसीयत, वसीयत के मुताबिक ऑफ द डिसीज, यानी मरहूम शख्स की वसीयत के मुताबिक जो आपको वसूल होती है। एंड इज कैपिटलाइज की जाती है बाई रिकॉर्डिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड, जिसको हम रखते हैं लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की ये हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। लेगेसी से मुतालिक कोई भी, वसीयत से मुतालिक कोई भी पैसा आएगा, क्योंकि जनरल नौयत का पैसा नहीं होता, जनरल आम आपके अखराजात में, ये आम मामलात में इस्तेमाल नहीं होता, ये ख़ास मकसद के लिए पैसा दिया जाता है, उस खास मकसद पर ही लगाया जाता है, इसलिए इसको लाइबिलिटी रखा जाता है। जब वो मकसद आएगा उस पर खर्च करेंगे। एज इट इज़ वन टाइम रिसीट होती है, ये बार बार रिसीव नहीं आती है, एक ही टाइम की रिसीट होती है। एंड नॉन रिकरिंग, बार बार रिपीट होने वाली नहीं होती है नेचर। सम टाइम जैसे सब्सक्रिप्शन है, हर महीने के बाद मिलता रहेगा, हर महीने बाद मिलता है, इनसे हम कारोबार अपना चलाते हैं। सम टाइम बाज़ दफ़ा अ पोर्शन ऑफ लेगेसी इज ट्रांसफर हो जाता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, बाज़ दफ़ा कुछ पोर्शन जो है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाता है, उसको एज ए ट्रीटेड एज रेवेन्यू के तौर पर, तो उससे हम अपने कारोबार चला सकते हैं। और जो अमाउंट कैपिटलाइज करना पड़ता है हमें, उससे हम कारोबार नहीं चलाते, वो वन टाइम होता है और वो लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है और उसको किसी खास पर्पज़ के लिए ही खर्च किया जाता है, जनरल पर्पज़ के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है वो। नेक्स्ट टर्म है आपकी डोनेशन। डोनेशन चंदे को बोलते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चंदे भी आते हैं ना, वो भी उसकी आमदनी होती है। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो अमाउंट होता है जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को वसूल होता है फ्रॉम मेंबरों से भी होता है एंड जनरल पब्लिक, आम लोगों से भी, आम जनरल पब्लिक से भी होता है। द अमाउंट में बी ऑफ टू टाइप, दो किस्म का अमाउंट होता है, एक जनरल होता है, जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेशल डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन से आप अपना कारोबार करते हैं, ये तो आपकी रेवेन्यू होती है, लेकिन स्पेशल डोनेशन ये आपकी रेवेन्यू होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, कैपिटलाइज हो जाती है, ठीक है ना, ये वन टाइम आती है। और ये जनरल रिजर्व जो डोनेशन होती है वो आती रहती है बार बार, इससे हम कारोबार चलाते हैं। नंबर 1 जनरल डोनेशन के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ अमाउंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड फॉर एनी
स्पेसिफिक पर्पज़, ये अमाउंट होता है जो किसी खास पर्पज़ के लिए नहीं दिया गया होता, यानी जनरल पर्पज़ के लिए, यानी कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये। देन इट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, जो कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको जनरल डोनेशन कहते हैं, जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होना है वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है। इसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू ट्रीट करते हैं या कैपिटल और कैपिटल। इफ़ द अमाउंट इज़ स्मॉल, अगर अमाउंट छोटा है इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अगर अमाउंट छोटा होगा तो लाजमी वो रेवेन्यू ही होगा, अगर अमाउंट बड़ा होगा तो वो फिर वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगा। रेवेन्यू एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, बट इफ़ द अमाउंट इज़ लार्ज देन इट विल बी कैपिटलाइज। अगर बड़ा अमाउंट है तो समझ जाओ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसको कैपिटलाइज किया जाएगा एंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट के, ठीक है ना। स्पेशल डोनेशन, इफ़ द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज़ कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, अगर कोई डोनेशन का अमाउंट यानी चंदे का अमाउंट किसी खास मकसद के लिए वसूल होता है तो फिर वो आपकी रेवेन्यू नहीं है, वो आपकी बैलेंस शीट पर जाएगा, वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। दैट इज कंस्ट्रक्शन, कोई मर गया, उसने वसीयत कर दी कि इससे एक जो है ये कमरा बनाना या ये मशीन लगाने, ये मशीन परचेज़ करना किसी खास पर्पज़ के लिए, तो वो स्पेशल डोनेशन होगा। कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए होता है, परचेज ऑफ असेट्स, कोई खास मशीन परचेज करने के लिए हो सकता है, वगैरह वगैरह। देन इट विल बी कैपिटलाइज हो जाएगी ओनली एंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड पे ऑफ द बैलेंस शीट। जो भी चीज़ कैपिटलाइज होगी उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा ये स्पेशल डोनेशन वाला, और जनरल डोनेशन वाला ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बतौर आमदनी साइड पे लिखा जाएगा। ये टर्म है जो इस्तेमाल होंगी इसके अंदर, उनका इस्तेलाह बताई जा रही है, मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अमाउंट आपके पास जो फिक्स असेट होते हैं उनको आप बाज़ दफ़ा सेल कर देती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरत नहीं होती, बेकार पड़े होते हैं तो उनको फ़रोख्त कर दी, उससे जो अमाउंट आता है वो भी आपकी इनकम ट्रीट की जाती है और उसको जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो है क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में उसको शो करते हैं एज ए इनकम के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर। अमाउंट रियलाइज, जितना भी वसूल होता है, रियलाइज में वसूल होना फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स असेट से विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, इसको कैपिटल रिसीट समझा जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट इन अदर केस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी कैपिटलाइज एंड विल बी एडेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। In some case, if the amount of profit is small, it may be credited to income and expenditure account। ठीक है, अगर ये अमाउंट जो है बहुत छोटा सा है तो फिर इसको स्पेसिफिक नहीं समझा जाएगा, इसको जनरल समझा जाएगा और इसको रेवेन्यू साइड में शो किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे। अगर ये अमाउंट बहुत बड़ा है तो ये स्पेसिफिक पर्पस है, फिर इसको कैपिटलाइज करते हुए हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। टर्म है परचेज एंड सेल ऑफ करंट असेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ करंट असेट, दैट इज न्यूज़पेपर है, स्पोर्ट मटेरियल एट्सेट्रा आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम। इन सबको आप रेवेन्यू आइटम ट्रीट करेंगे, जिसको भी आप रेवेन्यू आइटम ट्रीट करेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट व्हेन परचेज। अगर परचेज है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, अगर इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। वैन सोल्ड, जब इसको सोल्ड कर देंगे तो दी ट्रीटमेंट विल बी रिवर्स हो जाएगी, वो क्रेडिट साइड में, सोल्ड करते वक्त क्रेडिट साइड में चलेगा, परचेज करते वक्त डेबिट साइड में चलेगा। क्यों? परचेज के वक्त पेमेंट करना पड़ती है, वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, सेल करते वक्त आपकी वसूलियाँ भी होती है, रिसीट होती है, वो आमदनी होती है। मेंबरशिप फीस, आखिरी टर्म है मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। इफ़ द अमाउंट ऑफ मेंबरशिप इज पेड वंस, एक मरतबा पेड की जाए, फॉर द इंटायर लाइफ इंस्टेड ऑफ गिविंग पीरियडिकली, देन सच अमाउंट इज यूजुअली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। कह रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस अगर पूरे साल में एक ही बार पे की जाए तो भी इसको हम कैपिटल रिसीट समझाते हैं और वो बैलेंस शीट की फिर लाइबिलिटी साइड में जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है। अगर एंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बता दिया हमने। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। हर साल के आखिर में अगर ये अमाउंट मिलता है, बहुत छोटा पोर्शन मिले हर साल के आखिर में, तो इसको रेवेन्यू ट्रीटमेंट समझ जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है ये। समटाइम इफ द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी इज स्मॉल, अगर ये छोटा अमाउंट हो
तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, अगर बड़ा अमाउंट हो तो फिर उसमें जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। देन दी होल अमाउंट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने तमाम आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो आपकी किताब में दिया है आपको पढ़ के बता दिया है। अब आपके सामने जो है कैपिटल फंड की टर्म आ गई है, ये मैं लास्ट पढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम अपना लेक्चर। नेक्स्ट सवाल के अंदर हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। कैपिटल फंड क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन प्रॉफिट कंसर्न इज नॉन एज कैपिटल। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल अमाउंट जो ओनर पैसे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चूँकि नन ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है, इसीलिए वेर जबकि इन नन ट्रेडिंग कंसर्न द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर, जितना अमाउंट मेंबरों ने दिया होता है इज नॉन एज द कैपिटल फंड, वो कैपिटल फंड कहलाता है। ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टेड द टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल असेट्स। कैपिटल फंड के अमाउंट किस तरह डिडक्ट करते हैं बैलेंस शीट में? टोटल द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड में जितना भी अमाउंट होता है इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टेड द टोटल लायबिलिटीज, उसमें टोटल लायबिलिटीज निकाल देते हैं फ्रॉम द टोटल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज निकाल दो। इट इज़ आल्सो नॉन एज द जनरल फंड, तो उसको फिर कहते हैं ये जनरल फंड है या एक्यूमुलेटेड फंड और सरप्लस अकाउंट कहलाता है ये। तो ये मैंने सारी आपको टर्म पढ़ के बता दी है, मतलब भी बता दिया है। आप बार बार मेरे लेक्चर को रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगी बात, और हम सवाल हल करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट सवाल इस एग्जाम्पल से शुरू करेंगे किताब की। अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सारा मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ एग्जाम्पल है और उसके बाद फिर एक लास्ट आइटम रह गया बैलेंस शीट, उसके बारे में बताएंगे जब हम आएंगे। तो ये आपका टॉपिक फिर मुकम्मल हो जाएगा, यूनिट नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। अभी हम इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कैसे बनता है पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, इसमें 3 ही चीज़ें इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं। अगर आपको बना हुआ दे दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछेगा और बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, या तो एक ही पूछेगा या दोनों पूछ सकता है। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के नहीं दिया, खाली उसके अकाउंट दे दिए, रिसीट दे दिए, तमाम पेमेंट दे दिए, तो खाली आपसे यही कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 की नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एग्जाम्पल 2 से शुरू करेंगे। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा ग्रो करें चैनल्स, तो हम आपके लिए ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।